पश्चिमी राजनेताओं, जिनमें ब्रिटिश राजनेता भी शामिल हैं, ने एक सामूहिक बलात्कार उद्योग बना दिया है। हाँ, अपनी ही महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार का एक उद्योग, जिसमें वे अनिच्छुक शिकार हैं। मेरा मतलब है, ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन ज्यादातर सरकारें और साम्राज्य हमेशा अपने दुश्मनों के साथ ऐसा ही करते आए हैं। ये पहली बार है जब हम देख रहे हैं कि पश्चिमी राजनेता अपने ही महिलाओं और बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं, और इतने बड़े पैमाने पर। ये आपको भयभीत कर देना चाहिए। इस जर्मन आदमी की बात सुनिए। मेरा मतलब है सबटाइटल्स पढ़िए। हम अब भी शोक मना रहे हैं। हम 1000 से ज्यादा पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हम अभी 36 युवा महिलाओं के लिए शोक मना रहे हैं जो यौन हिंसा की शिकार हुई हैं। यहाँ तक कि तथाकथित सामुदायिक बलात्कार, जिसे हम 10 या 15 साल पहले जानते भी नहीं थे। सबसे कम उम्र की पीड़िता, जिसकी मैं देखभाल कर रहा हूँ, 3 सीरियाई लोगों द्वारा घंटों तक बलात्कार का शिकार हुई है। उन्होंने उस पर पेशाब किया, उस पर मल फेंका, उसे मारा और लात मारी। ये लड़की 10 साल की है। 10 साल की। माता पिता को बताइए इस लड़की को कभी भी थेरेपी या किसी और चीज के बारे में कुछ भी नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। वे हमारी मध्य यूरोपीय समाजीकरण पर आधारित है। ये लड़कियां इलाज के काबिल नहीं है, सिर्फ उनके मध्य पूर्वी पृष्ठभूमि या चीन की वजह से नहीं, बल्कि हमारी जो थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग है वो भी ज्यादातर मध्य यूरोपीय सोच पर आधारित है। इसलिए वे लोगों का इलाज नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ये मनोचिकित्सक भी जो इन लड़कियों का समर्थन कर रहे हैं, वे इसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि इससे कैसे निपटना है। उन्हें नहीं पता कि क्या कहना है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि इनमें से ज्यादातर अपराधी तीसरी दुनिया की आदिम और पिछड़ी संस्कृतियों से आते हैं, आप इस बारे में कैसे बात करेंगे अपनी बाकी संवेदनशीलताओं को छेड़े बिना? जैसे सारा नस्लवाद, अलग अलग संस्कृतियां। नहीं नहीं नहीं, इसका नस्ल से कोई लेना देना नहीं है, इसका संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। यही वे खुद से बार बार कहते रहते हैं बेटे, जबकि असलियत में ये कोई संयोग नहीं है कि इनमें से लगभग सभी भारी संख्या में पुरुष पितृसत्तात्मक पिछड़ी आदिम सभ्यताओं से आते हैं, ज्यादातर मुस्लिम समाजों से। इसे देखो, इन सुर्खियों के संग्रह को देखो। अफगान ब्रिटिश आबादी का 0.1% से भी कम हिस्सा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने यही सब देखा है। स्कॉटलैंड में एक महिला के साथ बलात्कार करने के लिए अफगान व्यक्ति को 7 साल की सजा हुई। अफगान शरण प्रार्थी को 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार के लिए जेल हुई। अफगान व्यक्ति 2 किशोर लड़कियों के साथ बलात्कार का दोषी पाया गया। दिसंबर में 2 किशोर लड़कियों के साथ बलात्कार के बाद व्यक्ति को दोषी ठहराया गया। अफगान शरण प्रार्थी को 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद जेल हुई। अफगान व्यक्ति ने बलात्कार, अपहरण और यौन उत्पीड़न का दोष स्वीकार किया। अफगान प्रवासी, अफगान शरण प्रार्थी, आप जहां भी देखें ये सब एक जैसे हैं, यही वह आदमी कह रहा था। और जर्मनी में ये सीरियाई लोग हैं। पश्चिमी राजनेता सचमुच अपनी लड़कियों और महिलाओं को इन भविष्य के विजेताओं, इन आक्रमणकारियों को भेंट के रूप में पेश कर रहे हैं। आप इन लोगों से जितनी नफरत कर सकते हैं उतनी कम है। क्या आपने देखा? क्या आपने उस महिला के चेहरे के भाव देखी? मुझे लगता है वह इसका विरोध करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह सोच रही थी, मुझे नहीं पता। शायद ये उससे भी ज्यादा जटिल है, यही करना पड़ता है। इसे देखिए, उसके चेहरे के भाव देखिए, वह कुछ इस तरह है। जब वो कहता है कि यह लड़की 10 साल की है, तो उसके चेहरे को देखिए। 10 साल की। 10 साल की। नहीं, यकीनन इसका संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, यही उसके दिमाग में चल रहा है। वो पूरी संस्कृति को दोष नहीं देना चाहती जब वो संस्कृति ऐसा व्यवहार करती है। इसे देखो, ये ताज़ा वीडियो अभी हांगकांग से आया है। हाँ, क्योंकि जाहिर है हांगकांग और जापान भी इसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं। एक बार जब आप समृद्धि के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप बच्चे नहीं पैदा करते, और जब आप बच्चे नहीं पैदा करते तो आपको सस्ता श्रम की जरूरत होती है। तो वे ऐसे लोगों को लाते हैं जिन्हें बच्चों के अलावा कुछ नहीं आता। देखो, इस बांग्लादेशी आदमी को देखो, इसे देखो, यह एक बड़ा चाकू पकड़े हुए है। यह इधर उधर घूमकर लोगों को बिना वजह चाकू मारता है। इस महिला को बार बार चाकू मारा गया। दुर्भाग्य से मैं आपको वह नहीं दिखाऊंगा। और फिर उसे घेर लिया जाता है। इसे देखो, उस महिला को आखिरकार वहां से ले जाया जाता है। वह रही वहीं पर, और उसे वहां से ले जाया जाता है। और इसे देखो, वह चाकू लहरा रहा है, लोगों के पीछे भाग रहा है। एक और गया। अपने जोखिम पर इस्लाम को लाएं। जिसने भी सोचा था कि बड़ी संख्या में तीसरी दुनिया के लोगों को लाना ठीक रहेगा, बिल्कुल, अगर आप उनके सबसे अच्छे और होशियार लोगों को लाते हैं और उन्हें कम संख्या में लाते हैं ताकि उन पर दबाव रहे कि वे अपने खुद के गेट्टो या समानांतर समाज ना बनाएं, बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से एकीकृत और आत्मसात होने के लिए मजबूर किया जाए, तब ये काम करता है। ये शुरुआत में अमेरिका में कुछ हद तक काम किया,
या शायद ये काम नहीं किया, मुझे नहीं पता। शायद ये कभी काम ही नहीं किया। हम वही देख रहे हैं जो यूरोप में हुआ, गेट्टो बनना, इस्लामीकरण, नो गो जोन। ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ये अमेरिका में हो रहा है, ये कनाडा में हो रहा है, ये यूरोप में पहले ही हो चुका है। यूरोप तो गया, यूरोप इससे बिना हिंसा के बाहर नहीं निकलेगा। इसे देखिए, ये वीडियो अभी अभी आया है, इसे देखिए। ये अभी फ्रांस में हुआ है। एक और मुस्लिम आदमी चाकू लेकर घूम रहा है, लोगों को चाकू मारने की धमकी दे रहा है और वह अपने चाकू को सबकी तरफ घुमा रहा है। आखिरकार स्थानीय लोग उसे काबू में कर लेते हैं। हर बार जब आप अपने घर से बाहर कदम रखते हैं, संभावना है कि आप इन पागल लोगों में से किसी एक से टकरा जाएंगे, जिन्हें पश्चिमी नेताओं द्वारा बड़ी संख्या में लाया गया है। वे बेबस हैं, वे ऐसे हैं, हमें नहीं पता क्या करना है, ये लोग अंदर आ रहे हैं, हमें नहीं पता क्या करना है, ये लोग युद्ध से भाग रहे हैं। आप उन्हें गले क्यों नहीं लगाते? क्यों? वो असल में लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि उन्हें एक शरणार्थी को अपनाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि जब आप सच में किसी शरणार्थी को अपनाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग हैं। कल मैंने एक वीडियो कवर किया था जिसमें मैंने आपको उन वामपंथी महिलाओं के बारे में बताया था जो इन लोगों से प्यार कर बैठती हैं। याद कीजिए, एक अमरीकी आयरिश महिला थी। दुर्भाग्य से उसकी हत्या उसके फिलिस्तीनी बॉयफ्रेंड ने कर दी थी। उसकी लाश उसकी बेटी को मिली थी। और फिर एक और सहायता कार्यकर्ता थी, उसके ग्रीस में एक और अफगान ने हत्या कर दी थी। हाँ, अफगान। और कल 2 महिलाएं थीं। एक की स्पेन में हत्या कर दी गई और दूसरी को 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया था, जब तक कि उसे बचाया नहीं गया। दोनों घटनाएं मोरक्को के पुरुषों द्वारा की गई थीं। और आज एक और खबर हमारी स्क्रीन पर आई है, मैं आपको दिखाता हूं, इसे देखिए। यह स्पेनिश कार्यकर्ता, यह वोक वामपंथी उदारवादी महिला। मैं ये खबर खुशी से नहीं बता रहा हूं, मैं ये सावधानी के साथ बता रहा हूं। लेकिन इन महिलाओं से कौन बात करेगा? कौन उनसे बात करेगा? स्पेनिश एक्टिविस्ट ने एक प्रवासी को घर में लिया और अपना खुद का घर खो दिया। एस्तिबालिज कुर्ताजार, बासाउरी की एक कट्टर वामपंथी स्पेनी कार्यकर्ता, ने वही किया जो मूर्ख महिलाएं करती हैं। ये इन लोगों के शब्द हैं, मैं बस पढ़ रहा हूं। उसने एकजुटता दिखाते हुए अपने घर के दरवाजे एक उत्तर अफ्रीकी प्रवासी के लिए खोल दिए। समझ रहे हैं? एक बार जब उसे जो चाहिए था मिल गया, उस आदमी ने उसका यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। उसे गालियां देने लगा, उसे पुता और पारा सुका कहने लगा, उसके सामने अश्लील फिल्में देखने लगा और उसकी जिंदगी नर्क बना दी। तुमने एक बालिग विदेशी आदमी को अपने लिविंग रूम में आने दिया और वो वहां अश्लील फिल्में देख रहा है। वो कहता है, हाँ क्या तुम भी शामिल होना चाहती हो? हाँ, तुमने ये किया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं एक आदमी होते हुए भी किसी दूसरे आदमी को नहीं बुलाऊंगा, औरत होना तो दूर की बात है। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन लोगों को एक फेटिश है, इन्हें फेटिश है। ठीक है, ये गड़बड़ बात है, लेकिन इन्हें फेटिश है। उसने किराया देना बंद कर दिया, जाने से मना कर दिया, चालाकी की, ताले बदल दिए और असल में पूरे घर पर कब्जा कर लिया। उसने मदद के लिए पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब तुम्हें पुलिस की मदद चाहिए। वैसे कुछ लोग हैं, एक स्पेनी पुरुषों का एक समूह है जो इन कब्जा किए गए या अवैध रूप से कब्जाए गए घरों में जाता है और वे अंदर जाकर जबरदस्ती उन लोगों को बाहर निकालते हैं, क्योंकि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस कहती है, खेद है, क्योंकि इन सभी विकसित देशों में अवैध कब्जा के खिलाफ कानून है। हाँ, आप बस ऐसे ही नहीं कर सकते, या किराएदारी के कानून भी हैं। तो अगर कोई किराया नहीं देता, क्योंकि अगर कोई वहां रह रहा है या किराया नहीं देता तो उन्हें परेशान परिवार के रूप में देखा जा सकता है, तो आप सच में जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकते। भले ही वे उसे किराए पर ले रहे हैं, लेकिन भले ही वे किराया नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये कानून ठीक है। ये सभ्य पश्चिमी समाजों के लिए बनाए गए हैं, सही है। अब आप इसमें एक उपसहारा अफ्रीकी को जोड़ दें। हाँ, उसे आपके कानूनों की कोई परवाह नहीं है। वह कहता है, सच में आपकी पुलिस मुझे बाहर नहीं निकाल सकती? बढ़िया, मैं यही हूँ, मुझे बाहर नहीं निकाल सकते, मुझे बाहर निकालो। तो बहुत सारे स्पेनिश लोग हैं जिन्होंने इन लोगों की वजह से अपने घर खो दिए हैं और नतीजतन एक समूह उभरा है जो अंदर जाकर इन लोगों को बाहर निकाल रहा है। तो खैर, जवाब ये है, हम कोर्ट के आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकते। यही है। अब वो अपने रिश्तेदारों के घरों में सो रही है और नर्वस ब्रेकडाउन के बाद एक मनोवैज्ञानिक से मिल रही है। शर्त लगा लो, वो उन लोगों में से लगती है जो आपके मुंह पर चीखने लगेगी। वो उन लोगों में से लगती है, वो उन्हीं में से एक है। शरणार्थियों का स्वागत है। तुम श्वेत सर्वोच्चतावादी हो तो वो मरी नहीं। तो आप जानते हैं, मेरा मतलब है, मैं अब थोड़ी ज्यादा खुलकर बोल सकता हूँ। अगर वो मर जाती, मुझे लगा था कि उसे चोट लगी है या कुछ हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सावधान था। नहीं, अब मैं नहीं हूँ। हाँ, ये वामपंथ की मूर्खता का चेहरा है। ये पागल लोग अपनी सनक की वजह से ये हम सबको नीचे गिरा रहे हैं और उसने कानूनी प्रक्रिया को तेज करने और अपना घर वापस पाने के लिए एक याचिका शुरू की है।
मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कभी अपना घर वापस न मिले जब तक वो काला आदमी वहाँ है। जब तक वो स्पेन में है, मैं चाहता हूँ कि वो वहीं रहे और तुम सोफे पर सो। वैसे मैंने ये वीडियो पहले भी चलाया है ना? ज्यादातर लोग जानते हैं। मैं बस जानना चाहता था कि क्या आप उस सूची में शामिल होना चाहेंगे जिसमें लिखा हो कि आप शरणार्थियों को अपने घर में रखने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं, बस एक ही समस्या है कि मैं किराए पर रहता हूँ। तुम किराए पे रहते हो? हाँ। शायद ये एक समस्या हो सकती है। हाँ, उन्होंने 4 बेडरूम वाले घर में 9 बेडरूम बना दिए हैं। तो क्या हमें सच में किसी शरणार्थी को अपनाना है और उन्हें अपने घर में रखना है? अगर मेरे पास जगह होती तो मैं जरूर करती। अगर आपके पास कोई लेकिन जगह हाँ, होती। मैं करती। उस औरत ने किया। तो इन वामपंथियों में से ज्यादातर असल में बहुत चालाक है। वे उन्हें अंदर नहीं आने देना चाहते, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। इसी वजह से मुझे कहना पड़ता है कि इन लोगों को एक तरह का फेटिश है। इन महिलाओं के अजीब और गड़बड़ फेटिश हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सामान्य व्यवहार नहीं है, ये एक बार बार देखा गया व्यवहार है। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता, मैंने ये पहले भी कहा था। मैंने अपने एक वीडियो में लिंक भी डाला था। एक महिला का एक वीडियो है, स्पेनिश महिला, उसकी गर्दन में एक लनियार्ड भी है और वो एक शरणार्थी के साथ सड़क के बीचों बीच ऐसा कर रही है। स्पेन में मुझे लगता है ऐसा ही था। मैं आपको यहाँ वह नहीं चला सकता क्योंकि जाहिर है कि उसे उसी तरह वर्गीकृत किया जाएगा। हाँ, वह अश्लीलता के अंतर्गत आएगा। तो खैर, तो आप जानते हैं, जब आप दूर से देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा, तो यह हमेशा समझ में आता है, इस्लाम फिर से उभर रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद इस्लाम को दबा दिया गया था और उससे पहले भी ये ओटोमनों और मुस्लिम दुनिया के लिए अपमान का एक शतक था। अब वे फिर से उभर रहे हैं, ये समझ में आता है, लेकिन पश्चिम इसे होने क्यों दे रहा है, ये समझ में नहीं आता। अब मैं समझता हूँ कि समाजों को एकजुट होने और एक ही उद्देश्य के पीछे एकत्र होने में समय लगता है। इसमें बहुत सारे हिस्से शामिल होते हैं, इतनी सारी हावी नैरेटिव होती हैं और ये मुश्किल होता है। या फिर जितना बड़ा आप एक सभ्यता या देश के रूप में होते हैं, उतना ही मुश्किल होता है आपको किसी एक चीज के लिए एकजुट करना। तो हम देखते हैं कि इस समय पश्चिम विभाजित है, यह ध्रुवीकृत है। आप जानते हैं, हम बहुत विभाजित है, बहुत ध्रुवीकृत है। लेकिन अक्सर देशों और सभ्यताओं के इतिहास में कुछ ऐसा होता है जो लोगों को एकजुट कर देता है। आमतौर पर यह कोई बाहरी खतरा होता है। आमतौर पर जब आप किसी विदेशी देश के साथ युद्ध करते हैं, तब आप एकजुट हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूक्रेन है। यूक्रेन में जो लोग जेलेंस्की के खिलाफ थे, वे भी, आप जानते हैं, उसके पीछे खड़े हो गए। वे उसकी आलोचना करते हैं, जो ये साबित करता है कि वो एक लोकतंत्र है और रूस नहीं है। रूस को एक तानाशाह चला रहा है। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है, पुतिन। और अगर आप पुतिन की आलोचना करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ता है। आप जेलेंस्की की आलोचना करते हैं तो वो वैश्विक सुर्खियां बन जाती है। लेकिन जब रूस के खिलाफ एक साहसी एकजुट मोर्चा बनाने की बात आती है, तो वे सभी एकजुट हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे भी जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। मुझे लगता है कि यही चीज हमें पश्चिम में चाहिए, लेकिन उस एकता के उभरने के लिए हमें लोगों को यह समझाना होगा कि असल में क्या हो रहा है, क्योंकि लोग दुर्भाग्यवश बहुत स्वार्थी होते हैं। ये नहीं होगा। मैं हमेशा यही कहता हूँ, ये सब वही लोग हैं जो कहते हैं शरणार्थियों का स्वागत है। वे अपना विचार या स्थिति तब तक नहीं बदलेंगे जब तक वे शारीरिक रूप से उससे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित न हो जाए। उदाहरण के लिए, इस महिला की तरह मुझे शक है कि उसके बाद वह शरणार्थियों का स्वागत करने वाली रहेगी। मैं वास्तव में कुछ लोगों को जानता हूं जो पहले मानवीय संगठनों के लिए काम करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है तो वे भी हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? तो पश्चिम को अंततः जवाबी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि यह युद्ध कुछ समय तक चलेगा, क्योंकि उन्हें सलाम, इस्लामिस्टों और मुसलमानों को सलाम। वे वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वे पूरे पश्चिम में गंभीर रूप से अपनी पकड़ बना रहे हैं और दुर्भाग्यवश यूरोप तो पहले ही उनके हाथों गिर चुका है। लेकिन अमेरिका अभी भी आखिरी मोर्चा है और यही वो जगह है जहां पूरे पश्चिमी दुनिया में चीजें दिलचस्प होने वाली है।